एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है पार्ट 10। पार्ट 9 में ऑलरेडी बना चुकी हूँ BFUHS स्पेशल इंपॉर्टेंट MCQs। एग्ज़ाम नियर बाय है और आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। और मैं ऑलरेडी 9 पार्ट्स बना चुकी हूँ, तो उनको एक बार फिर से रिवाइज़ कर लीजिए। ये मेरा आपको रिमाइंडर है, बिकॉज उनमें मैंने आपके बेसिक क्लियर्स भी किए हैं। मैं साथ के साथ आपको डिसीज़ कंडीशंस भी क्लियर कर रही हूँ, ताकि आपको अगर उनसे और भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर पाओ। हाँ, अगर आपको प्रॉपर एक PDF चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, आप मेरे से वो बाय कर सकते हैं। मैंने प्रॉपरली अच्छा एक PDF बना रखे हैं 2-3 BFUHS के स्पेशल, तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपको बता सकूँ आप कैसे ले सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। A client with cirrhosis of liver is receiving Lactolose during the assessment. Nurse note increased confusion and astraxis. The nurse should. एक क्लाइंट है, उसे सिरोसिस ऑफ लीवर हुआ है और वो लेक्टोलूज जो है रिसीव कर रहा है, ठीक है। ड्यूरिंग द असेसमेंट नर्स देखती है कि उसका कन्फ्यूजन और उसे एट्रेक्सिस हो रहा है। कन्फ्यूजन भी हो रहा है। एट्रेक्सिस क्या होता है कि फ्लैपिंग ऑफ द हैंड्स, हाथ जो है उसके ट्रेमर्स, मतलब हाथ जो है उसके शिवर कर रहे हैं, तो उसको लिवर सिरोसिस है। तो पहली बात तो लिवर सिरोसिस का सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट साइन है एस्ट्रेक्सिस, ठीक है, जिसमें फ्लैपिंग ऑफ द हैंड्स होती है, ठीक है। तो ये उसने क्यों देखा कि ये क्यों हो रहा है, तो नर्स क्या करेगी, असेस करेगी, GI ब्लीडिंग को होल्ड करेगी लैक्टोलूज, या फिर इंक्रीज करेगी प्रोटीन इन द डाइट, या फिर मॉनिटर करेगी सीरम बिलीरुबिन लेवल। तो देखो, आपने पढ़ा होगा, एक है हिपैटो इंसेफ्लोपैथी, ठीक है, हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी। तो देखो क्या होता है जब लीवर सिरोसिस होता है, क्या होता है, लीवर सिरोसिस होता है, तो क्या होता है, जो हमारा लीवर है वो प्रॉपरली चीज़ों को क्या करता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जो उसके टिश्यूज़ होते हैं उनमें क्या हो जाता है, स्कार हो जाता है। जो उसके टिश्यूज़ होते हैं उनमें वो क्या हो जाता है, स्कार हो जाता है। तो देखो, जो हमारा लीवर में क्या होता है, जो प्रोटीन है उससे क्या बनता है, अमोनिया गैस बनती है, ठीक है। अमोनिया गैस क्या होती है, NH3। अगर NH3 इंक्रीज हो जाएगी तो उस पेशेंट को कन्फ्यूजन भी होगी और एट्रेक्सिस भी होगी। याद समझ आ रहा है। लीवर सिरोसिस मतलब लीवर के जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, वो हो गए हैं स्कार वाले हो गए हैं, ठीक है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, जिससे क्या हो रहा है, जो अमोनिया है वो एक्सक्रीट नहीं हो पा रहा है प्रॉपरली, क्योंकि लीवर उस पर प्रोटीन को, अमोनिया गैस तो बना रहा है बट अमोनिया को सेक्रीट नहीं कर पा रहा है। तो इससे क्या होगा, अमोनिया का लेवल बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा और वो अमोनिया हमारे ब्लड के थ्रू ब्रेन में भी चले जाएगी, जिससे पेशेंट को क्या होगा, कन्फ्यूजन होगी, एट्रेक्सिस होगी। तो अब देखो, इन सब ऑप्शंस में से आपको क्या लगता है, अब अमोनिया किस चीज़ से बन रहा है, प्रोटीन से बन रहा है। तो इन सब ऑप्शंस में से प्रोटीन हमें कहाँ से मिल रहा है, तो हमें प्रोटीन को रोकना है। इसका मतलब हम इंक्रीज तो कर नहीं सकते प्रोटीन, ठीक है। बिलीरुबिन लेवल का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। लैक्टोलूज तो किस लिए देते हैं, ताकि वो सब चीज़ें निकल जाएं, उसको कॉन्स्टिपेशन फील ना हो, तो ये तो नहीं देंगे। GI ब्लीडिंग असेस करेंगी, क्योंकि ब्लीडिंग में भी तो, हमारे ब्लड में भी तो प्रोटीन होते हैं ना, प्लाज्मा प्रोटीन। इट मीन्स अंदर ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से प्रोटीन पेशेंट में ज़्यादा है और अमोनिया गैस बन रही है, जिससे पेशेंट कन्फ्यूजन और एट्रेक्सिस में जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सो इसको क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्या होगा, लीवर सिरोसिस होगा, जिससे लीवर के टिश्यूज एंड सेल्स में डिस्ट्रक्शन होगी, जिसकी वजह से वो प्रोटीन जो है कुछ करते हुए, क्या प्रोटीन अगर लेवल इंक्रीज करेगा तो उससे क्या बन जाएगा, अमोनिया गैस। वो अमोनिया गैस को अच्छे से एक्सक्रीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो पेशेंट, जो अमोनिया गैस है वो ब्रेन में चले जाएगी थ्रू ब्लड, और उससे कन्फ्यूजन एंड ये सब चीज़ें होंगी उसको। इसलिए हम असेस करेंगे कि उसको प्रोटीन ही ना दे पेशेंट को, जिससे अमोनिया गैस ही नहीं बनेगी। तो हम असेस करेंगे GI ब्लीडिंग। ब्लड में भी प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है इट मीन्स प्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई अमोनिया गैस इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन वुड बी अप्रोप्रिएट विद द क्लाइंट विद सीवियर असाइटस। कौन सी पोजीशन देंगे हम सीवियर असाइटस वाली। सीवियर असाइटस मतलब जो पेशेंट के पेरिटोनियल कैविटी है, जो कवर कर रही है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, उनमें फ्लूइड फिल हो चुका है, तो उसको हम कौन सी पोजीशन देंगे, फाउलर्स, साइडलाइन, रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग, या फिर सिम्स पोजीशन। तो हम उसको कौन सी पोजीशन देंगे, फाउलर्स, क्योंकि देखो असाइटस होगा तो उसका पेट जो है वो फूल जाएगा। अगर उसका पेट फूल जाएगा तो वो हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर डालेगा, जिससे उसके लंग्स जो हैं एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम उसकी फाउलर्स पोजीशन देंगे, ताकि उसको डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ना हो।
नेक्स्ट पे चलते हैं, मोस्ट द मेडिकेशन एरर अकर्स व्हेन द नर्स, सबसे ज़्यादा मेडिकेशन एरर कब अकर होता है, जब नर्स इज केयरिंग फॉर टू मैनी पेशेंट, बहुत ज़्यादा पेशेंट देख रही है, फेल्स टू फॉलो रूटीन प्रोसीजर, फेल हो गया, रूटीन प्रोसीजर नहीं कर पा रही, इट एडमिनिस्ट्रेटिंग अनफैमिलियर मेडिकेशन, जब कोई अनफैमिलियर मेडिकेशन दे देती है, या फिर रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग न्यूमरस मेडिकेशन। सो जब मोस्टली एरर्स इसलिए अकर होते हैं जब कोई नर्स अनफैमिलियर मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन कर देती है पेशेंट को। सो नेक्स्ट है, नर्स इज असेसिंग अ क्लाइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और BFUHS के फेवरेट क्वेश्चंस में से एक ये क्वेश्चन है। एक नर्स है, असेस कर रही है क्लाइंट को, अटैम्प्ट कर रही है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिमेंशिया एंड डिलीरियम के बीच में डिफरेंस अटैम्प्ट कर रही है, विच फैक्टर्स आर यूनिक टू डिलीरियम, सेलेक्ट ऑल। तो डिलीरियम में कौन से फैक्टर्स होते हैं यूनिक डिलीरियम के, डिमेंशिया डिलीरियम में वो डिस्टिंग्विश कर रही है और पूछ कौन सी रहे हैं हमसे, डिलीरियम के फैक्टर्स पूछ रहे हैं। तो देखते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं ऐसे BFUHS में। स्लर्ड स्पीच, लाइबिलिटी ऑफ मूड, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, विजुअल टैक्टाइल हेलुसिनेशन, इंसिडस डिट्यूरिएशन इन कॉग्निशन, फ्लैटुलेंस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो देखो, यस, स्लर्ड स्पीच भी देखने को मिलती है, लाइबिलिटी ऑफ मूड किस में देखने को मिलता है हमें, मेनिया में, नॉट इन द डिलीरियम। लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, नो, लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस किस में देखने को मिलता है, एल्ज़मीयर एंड डिमेंशिया में। विजुअल एंड टैक्टाइल एल्यूसिनेशन, यस, विजुअल एंड टैक्टाइल एल्यूसिनेशंस दोनों देखने मिलती है हमें डिलीरियम में। इंसिडेंस डिट्यूरिएशन इन कॉग्निशन, नो, उसकी कॉग्निशन लेवल मेंटेन होता है, इतना डिट्यूरिएट नहीं होता। हाँ, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसकी क्या हो जाती है, फ्लक्चुएट हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए, दैट इज 146। ठीक है ना, ये देखना उसने हमें कन्फ्यूजन किया है, जो एग्जामिनर है उसने 2 डिसीज़ लिखी है क्वेश्चन में, पर हमें पूछ एक रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ा करो। ठीक है, हर एक MCQ को सॉल्व करो, क्वेश्चन को एटलीस्ट अच्छा टाइम दो। क्वेश्चन समझ आ गया तो आप बस ऑप्शन सेकंड्स में ही क्लियर कर दोगे। ठीक है, ये कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दो। अगर आपको मेरे से PDF चाहिए, उसमें मैं आपको पर्सनल असिस्टेंस भी दूंगी अपनी। सो आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन कि कैसे करना है। स्लर्ड स्पीच देखना है कि कौन सी चीज़ के बारे में पूछ रहा है, और ऐसे क्वेश्चन BFUHS में बहुत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन आंसरिंग क्वेश्चंस फॉर द फैमिली ऑफ अ क्लाइंट विद एल्ज़मीयर्स डिसीज, द नर्स एक्सप्लेन दिस डिसीज। तो एक आंसर कर रही है फैमिली को, उस क्लाइंट को एल्ज़मीयर्स डिसीज है, तो वो क्या एक्सप्लेन करेगी, one that emerges in a 4th decade of life, a slow and relentless deterioration of the mind, functional in the region that occur in a later year, diagnosed through laboratory and psychological test। तो देखो, एल्ज़मीयर डिसीज़ में क्या होता है, एसिटाकोलामाइन्स का लेवल, न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जो पेशेंट है वो लेवल ऑफ कॉन्शियस बिल्कुल खो देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अ स्लो एंड रेंटलेस डिटोरिएशन ऑफ द माइंड होती है। क्या होती है, कॉग्निशन, कॉग्निटिव वैल्यूज़ जो है उसके माइंड की बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, बहुत ही स्लो हो जाती है, रिलेंटलेस हो जाती है। ठीक है, सो वो इस चीज़ का फैमिली को बताएगी, एक्सप्लेन करेगी इस डिसीज़ के बारे में। नेक्स्ट है, a nursing officer is educating a patient allergic to pollen about sign and symptom of anaphylactic shock. She is aware that all of the following sign symptom are associated with anaphylactic shock except। तो एक नर्सिंग ऑफिसर है, पेशेंट एलर्जिक है पोलन से, उसको एजुकेट कर रही है कि इस एनाफ्लैक्टिक शॉक के ये साइन सिम्टम होते हैं, तो इनमें से कौन सा साइन एंड सिम्टम नहीं होता, फीलिंग डिजी, इचिंग, हाइपरटेंशन, डिसिप्निया। सो पेशेंट को कभी भी हाइपरटेंशन नहीं होती, पेशेंट को क्या होती है, हाइपो टेंशन। आपने कोई ना कोई ऐसा पेशेंट देखा होगा जिसको कोल्ड कफ हो जाता है पोलन सीजन में। ठीक है, वो डिजी भी रहता है, ठीक है, थका थका रहता है, इचिंग भी होती है, उससे डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग भी होती है, बिकॉज कोल्ड से कंजशन हो जाती है जिससे उसे ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है, पर उसे कभी हाइपरटेंशन नहीं होती, उसको होती है हाइपोटेंशन। सो नर्स ये बताएगी। Next है, client is admitted to the hospital with the diagnosis of cholelithiasis and cholecystitis. The client has severe abdominal pain, nausea and had vomited several times. Based on the data, which nursing diagnosis would have the highest priority intervention at that time? तो एक client है, hospitalize हुआ है, उसको cholelithiasis है और cholecystitis है, inflammation of the gallbladder and the stone in the gallbladder। तो क्लाइंट को सीवियर abdominal पेन हो रही है, नोजिया हो रहा है और उसने बहुत बार वॉमिट आउट कर दिया है। तो बेस्ड ऑन दिस डाटा जो नर्सिंग स्टाफ है वो क्या प्रायोरिटी इंटरवेंशन करेगा, एंग्जाइटी रिलेटेड टू सीवियर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू वॉमिटिंग, पेन रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर इन्फ्लामेशन, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन। तो ऑलवेज याद रखना 3 डिसीजेज, दैट इज अपेंडिसाइटिस, कोलिलिथियासिस,
पैनक्रेटाइटिस एंड वन मोर दैट इज कौन सी, नेफ्रोलिथियासिस, किडनी में स्टोन। इन सब चीज़ों में ऑलवेज पेन को हमने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले इन केसेस में अपेंडिसाइटिस, कॉलीलिथियासिस, पैनक्रेटाइटिस एंड हमारी नेफ्रोलिथियासिस में क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको बहुत सीवियर पहुंचती है पेन, जो उसका पेन स्केल होता है वो 10 आउट ऑफ 10 होता है, तो इसलिए हमेशा उसकी पेन को ही हमने प्रायोरिटी देनी है। ऑलवेज याद रखना, आंखें बंद करके, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बाकी सब चीज़ें बाद में करेंगे, ठीक है, बाकी सब चीज़ें हम उसकी इंटरवेंशंस बाद में करेंगे। अ क्लाइंट विद IV लाइन इन सिटू फॉर 72 आवर्स कंप्लेनिंग ऑफ स्वेलिंग एंड पेलर एट द साइड विच साइन इंडिकेट। तो IV लाइन पड़ी हुई है एक ही जगह पे, उसकी 72 आवर्स थे और उस टाइम उसको स्वेलिंग और पेलर हो रही है, वो कंप्लेन कर रहा है स्किन जो है, तो ये साइन किसको इंडिकेट करता है, फेल्बाइटिस, इन्फेक्शन, इन्फिल्ट्रेशन, डिसलॉजमेंट। सो उस पेशेंट को ऑब्वियसली इन्फिल्ट्रेशन हुई है। अगर वहाँ पे वार्मथनेस होती, रेडनेस होती और पेन होती तो फेल्बाइटिस होता, ठीक है, तो इन्फेक्शन होता, ठीक है। बट अगर उसको यहाँ पे स्वेलिंग और पेलर स्किन हो रही है, मतलब वो स्किन वो वेन में जा ही नहीं रहा है, फ्लूइड वो कहाँ जा रहा है, नियर बाय इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जा रहा है, तो उसको इन्फिल्ट्रेशन का साइन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, वाइल कलेक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट इन एमरजेंसी रूम विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब्जेक्टिव डाटा। तो जब हम किसी एमरजेंसी रूम में पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हैं तो इसमें से कौन सा सब्जेक्टिव डाटा होगा, वीकनेस, इरिक्टस, हिमोपेटाइसिस या फिर मेलिना। ऑब्वियसली वो हमें बताएगा कि मेरे को बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है। सब्जेक्टिव डाटा मतलब क्या होता है, जो पेशेंट हमें खुद बताता है, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो हम पेशेंट में देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव ओ से स्टार्ट होता है और हम ऑब्जर्वेशन भी ओ से स्टार्ट होती है, तो याद रखना ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जेक्टिव इज रिलेटेड टू अस, जो हम करेंगे। इरिक्टस भी हमें देखने को मिलेगा, हिमोपेटाइटिस भी हमें देखने को मिलेगा, मेलिना भी, पर वीकनेस हमें पेशेंट खुद बताएगा, सब्जेक्टिव डाटा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, अ नर्स हैज़ जस्ट कंप्लीटेड डिलीवरी ऑफ द टर्म इन्फेंट, व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग कंसर्न एट दिस टाइम। अभी अभी उसने डिलीवरी कर दी है एक बच्चे की, इन्फेंट की, और उसका कंसर्न क्या होगा इस टाइम पे, कंट्रोलिंग हेमरेज इन द मदर, रिमूविंग द आफ्टर बर्थ, कीप द इन्फेंट वार्म या कटिंग द अम्बिलिकल कॉर्ड। सो ऑब्वियसली हमें पहले, सबसे पहले जो बेबी है उसको वार्म रखना है, ठीक है, क्योंकि ऐसे पेशेंट जो क्लाइंट जो इन्फेंट होता है, सॉरी अभी अभी डिलीवरी वाला, उसको हाइपोथर्मिया के बहुत चांसेस होते हैं, तो इसीलिए पेशेंट जो चाइल्ड होता है उसको हमें वार्म रखना होता है इमीडिएटली। इस टाइम कंसर्न यही होता है। सो आज मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इसको प्लीज़ शेयर करिए विद आर योर फ्रेंड्स, ठीक है। और मेरी पिछली वीडियोस को भी पसंद अगर आपको आ रही है तो उनको भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। एंड थैंक यू सो मच। आई होप कि आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही हों। ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू।